वेलकम टू स्टडी IQ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फैमिली इडियम्स के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड इडियम्स के मीनिंग्स और एग्जांपल्स को देखेंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट इडियम्स जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। दे आर वेरी ऑफन सीन इन कैजुअल कॉन्वर्जेशंस एज वेल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दीज इडियम्स। और हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बकेट दैम अप इन द कैटेगरी ऑफ फैमिली इडियम्स। स्टार्ट करते हुए द सेकंड पार्ट, आई होप इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट जहाँ पर हम लोगों ने 9 फैमिली रिलेटेड इडियम्स को कवर किया उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। Starting on with the first idiom that is related to family relationships is pop the question. Pop the question एक बहुत ही important शब्द है या फ्रेज़ है जिसका प्रयोग किया जाता है when you're proposing someone, especially जब आप मैरिज का प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं किसी के सामने मैरिज का, तब हम लोग इस फ्रेज़ का प्रयोग करते हैं pop the question. Did he pop the question yesterday? You're looking very excited. So propose करना मैरिज को is when we are using the phrase pop the question. Vishwanath bought the ring and he is ready to pop the question to Angel, his childhood friend. So pop the question का अर्थ होता है when you're proposing someone for marriage, जब आप मैरिज का प्रस्ताव रखते हैं। रन इन द फैमिली और रनिंग इन द फैमिली का अर्थ होता है कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव इनहेरिटेड दैट ट्रेट। जो एक पर्टिकुलर खास बात है वो सारे ही फैमिली मेम्बर्स के अंदर है। इट्स रनिंग इन द फैमिली। सो रन इन द फैमिली और रनिंग इन द फैमिली, दैट मीन्स कि सभी लोगों ने उस चीज़ को इनहेरिट किया है, इम्बाइब किया है, उनके अंदर है वो ट्रेट्स, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Musical talent runs in her family as each and every member of a clan, उनके जो clan का पूरी family का member है वो बहुत ही अच्छे से गाते हैं। So musical talent गायकी जो है it is running in their family, it is inherited by everyone. Spare the rod and spoil the child. Spare the rod and spoil the child एक पुराना तरीका है जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को नहीं मारते हैं, सो इफ़ यू आर स्पेयरिंग द रॉड, तो आप बच्चे को ख़राब कर देंगे। अगर आप उनको मार के नहीं समझाते हैं, क्योंकि मारते हैं तो वो एक तरह का डेटरेंट होता है बच्चे के लिए कि वो गलत काम नहीं करेगा। तो एक पुराना तरीका था जहाँ पर बच्चों को मार के ही समझाया जाता था। So necessary physical punishment physical punishment is necessary अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को सही ढंग से रेज कर पाएँ। So spare the rod, spoil the child. That means if you do not scold them, तो बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। The philosophy of sparing the rod and spoiling the child has become outdated. It has become antediluvian now, as you need to befriend your child in the contemporary times. अभी के टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स इज़ अ गुड यूसेज जिसका प्रयोग कर सकते हैं करंट टाइम्स को बताने के लिए। कंटेम्प्रेरी टाइम्स, सो ड्यूरिंग कंटेम्प्रेरी टाइम्स स्पेयरिंग द रॉड एंड स्पॉइलिंग द चाइल्ड इज़ एन इनकरेक्ट प्रैक्टिस। ये सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपको अपने चाइल्ड का दोस्त बन जाना चाहिए। So this is also another important idiom. यहाँ पर we come on to a very important idiom जो कि commonly exams में तो आता ही है, but otherwise also colloquially आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। Throw the baby out with the bath water. Throw the baby out with the bath water. देखिए bath water that means नहाने के बाद का जो पानी है वो तो ख़राब पानी है, उसको तो आप बाहर फेंकेंगे ही, लेकिन you're also throwing the baby. That means कि जब आप किसी बुरी चीज़ का खात्मा कर रहे हैं उसके साथ जो गुड भी ख़त्म हो रहा है, तब हम इस पर्टिकुलर इडियम का प्रयोग करते हैं टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। When you eliminate, आप हटा देते हैं कोई अच्छी चीज़ जब आप डिस्कार्ड कर रहे होते हैं बैड पार्ट्स ऑफ समथिंग। सो बुरी चीज़ का खात्मा करते करते जब कोई अच्छी चीज़ भी ख़त्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है, दैट इज़ यूर थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर। सो थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ water. Yes, the presentation has problems, but I don't think we should start afresh with a new one. We don't need to throw the baby out with the bath water. Of course, जो presentation हमने बनाई है उसमें कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन दोबारा से शुरुआत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, because that will throw the baby out with the bath water. क्योंकि जो कुछ गलतियाँ हैं वो तो of course है, लेकिन नई वाली जब हम स्टार्ट करेंगे, जो कुछ अच्छी चीज़ें रह गई हैं इस रिपोर्ट में, इस प्रेजेंटेशन में, वो भी चली जाएंगी उस प्रयास में। सो ये यहाँ पर याद रखना है।
up the duff. Up the duff एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है when someone is disclosing that they're expecting a child. ये एक तरह का यूफेमिज्म भी समझा जाता है. यूफेमिज्म शब्द का अर्थ होता है गुड वर्ड फॉर समथिंग दैट इज़ अनप्लेजेंट और नॉट सो गुड. सो यहाँ पर अप द डफ का अर्थ हो जाता है when someone is expecting or they're pregnant. तो ये एक तरह का स्लैंग भी है, आम भाषा में प्रयोग किया जाता है to be pregnant. You two have only been married for a couple of months. I can't believe you're up the duff already. You're up the duff already. That means you're expecting a child already. सो ये आपको याद रखना है. अप द डफ शब्द का अर्थ हो जाता है when someone is expecting. Another phrase that can be used for the same is having a bun in the oven. Having a bun in the oven. Having a bun in the oven शब्द का अर्थ होता है when someone is pregnant or they're expecting a child. So यहाँ पर up the duff also means the same and having a bun in the oven. So यहाँ पर हमें याद रखना है oven इस तरह से pronounce किया जाता है. Having a bun in the oven is also meaning the same. That means you to be pregnant. Rumor has it she has a bun in the oven. Rumor has it that she's expecting a child or she has a bun in the oven. She has a bun in the oven. ये हमें ध्यान रखना है. बेब इन द वुड्स. बेब इन द वुड्स का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही इनोसेंट है, बहुत नाइव है. दैट मीन्स आप उन्हें उल्लू बना सकते हैं और आसानी से ठग भी सकते हैं. तो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल किसी प्रकार का द्वेष अपने मन में नहीं रखते हैं, उनके लिए बेब इन द वुड्स का प्रयोग किया जाता है. लेकिन ऑब्वियसली एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि आसानी से कोई भी आपको उल्लू भी बना सकता है. तो एक इनोसेंट व्यक्ति या एक नाइव व्यक्ति जो कि एकदम आसानी से ठगा जा सकता है, स्पेशली वन इन अ डिफ़िकल्ट और अ डेंजरस सिचुएशन. क्योंकि वुड्स में है तो एक अच्छा व्यक्ति, नाइव व्यक्ति जो कि डिफ़िकल्टी में है. सो तब हम बेब इन द वुड्स का प्रयोग करते हैं. शी वॉज नो बेब इन द वुड्स एंड शी न्यू एग्जैक्टली वॉट शी वॉज डूइंग. तो उन्हें बेब इन द वुड्स समझने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि वो कोई इनोसेंट नहीं है, वो शैतान है. So she was no babe in the woods and she knew exactly what she was doing. So there's no need to worry about her. So babe in the woods, an innocent person in difficulty. बेबी बूमर. बेबी बूमर एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है सारे लोग जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका बर्थ हुआ था, जब एकदम से राइज देखा गया था पॉपुलेशन में. और पॉपुलेशन में राइज क्यों देखा गया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1944 में काफ़ी ज़्यादा, 1944 से लेके 1960 तक काफ़ी आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे लोग. तो इसीलिए दे वर हैविंग अ कंफर्टेबल प्राइवेट लाइफ जहाँ पर ऑफ कोर्स दे वर गिविंग बर्थ ऑल्सो टू सेवरल चिल्ड्रन. So baby was born in the years after the Second World War, जहाँ पर देखा गया था कि एक इंक्रीज़ हो गया था बर्थ रेट में. सो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा था और बर्थ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा था. सो ऐसे बच्चों को हम बेबी बूमर कहते हैं. बेबी बूमर. My dad belongs to the baby boomer generation or my grandfather belongs to the baby boomer generation. इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. चाइल्ड्स प्ले. चाइल्ड्स प्ले शब्द का अर्थ होता है बहुत ही आसान कार्य, समथिंग दैट्स वेरी ईजी, अ वेरी ईजी टास्क, या फिर एक ऐसा टास्क जिसे आप एकदम आसानी से अकम्प्लिश कर पाएँ. दैट्स व्हेन वी आर यूजिंग द वेरी सिंपल फ्रेज इट्स अ चाइल्ड्स प्ले. आई कैन ईजिली लर्न हाउ टू ड्राइव. आई थिंक इट्स अ चाइल्ड्स प्ले. फिगरिंग आउट हिज पासवर्ड वाज अ चाइल्ड्स प्ले. Landing a job should be a child's play for someone with his skills. So child's play बहुत ही आसान कार्य. That is how we're going to be knowing this particular terminology क्योंकि काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है किसी आसान कार्य को बोलने के लिए. Born on the wrong side of the blanket. हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था born out of wedlock. Born out of wedlock का अर्थ हमने देखा था someone who is born to unmarried parents. सिमिलरली born out of the wedlock के साथ साथ हम इस फ्रेज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं born on the wrong side of blanket. Born to parents who are not married, born out of wedlock, or a foundling, an illegitimate child. Tom Jones by Henry Fielding is a story of a child born on the wrong side of the blanket. Born on the wrong side of the blanket, that means born to unmarried parents.
बॉयज़ विल बी बॉयज़, इस फ्रेज़ से फेमिनिज़म को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली अ फ्रेज़ ऑफ रेजिग्नेशन कि कोई ज़रूरत नहीं है अचंभे में पड़ने की अगर बॉयज़ राउडी बिहेव करते हैं या रेकलेस बिहेव करते हैं या गलत तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा राउडी हो जाते हैं, तो उसमें आपको अचंभे में होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बॉयज़ विल बी बॉयज़। ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस फ्रेज़ से। सो इट्स अ फ्रेज़ ऑफ रेजिग्नेशन, इट्स यूज्ड व्हेन बॉयज़ गेट इनटू ट्रबल, या फिर जब वो रेकलेसली बिहेव करते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं या राउडी हो जाते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट यू डोंट हैव टू गेट सरप्राइज्ड, आपको सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजुअल, इट्स नॉट अनयूजुअल, इट्स वेरी यूजुअल व्हेन men or boys behave in rough, improper or energetic ways, right? So boys will be boys. You shouldn't be too hard on them for staying out so late. Boys will be boys after all. So this is one usage that we have. Boys will be boys. Sleep like a baby. Sleep like a baby phrase का अर्थ होता है कि आप बहुत आराम से सोए, चिंता को छोड़ के सोए, घोड़े बेच के सो जाना. That is when you're sleeping like a baby. To sleep soundly, to experience a very deep, restful sleep. I slept like a baby last night with my mother besides me. So बहुत ही आराम से सोना बिना किसी चिंता के, that is you are sleeping like a baby. Wet behind the ears. Wet behind the ears ये भी एक बहुत ही important idiom है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि immature है, inexperienced है, ज़्यादा experience नहीं होता है. That is when we are using the phrase wet behind the ears. Wet behind the ears, lacking experience, immature, नए हैं, बहुत अच्छी तरह से mold नहीं हुए हैं. Someone who's inexperienced, someone who's new to something. He is a nice person but wet behind the ears. ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, he's a very nice fellow but he is wet behind the ears. That means he's very immature, अभी proper experience नहीं है, he is wet behind the ears. So यहाँ पर हम लोगों ने देखे 13 important family related idioms जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं. These are very commonly used in daily conversations, या जब हम मूवीज़ देख रहे होते हैं इंग्लिश में तब इनका आधे से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है. बर्न इन द oven हो गया, अप द डफ हो गया, born on the wrong side of the blanket हो गया. They are very important phrases which are often used while we are watching these English movies. आप इन्हें ध्यान में रख सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से और उसे एड्रेस कर सकते हैं, या आप इसे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं.